देखिए, मौसम खुशनुमा है तो जाहिर सी बात है चाय पर चर्चा की शुरुआत इस खुशनुमा मौसम की खबर से कर लेते हैं। तो सबसे पहले तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे बरखा बहार की, जो कि दिल्ली में तो खास तौर से कई दिनों वाली बादलों की आंख मिचौली के बाद नसीब हुई है। आज सुबह से ही बादलों का मूड बरसने का लगा और फिर दिल्ली देखते ही देखते पानी से तरबतर नजर आई। बिल्कुल, जिस तरह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली वाले उमस झेल रहे हैं, ऐसे में आज सुबह हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली और आसपास का मौसम सुहाना कर दिया है। आया सावन झूम के, दिल्ली एनसीआर में मौसम की बहार। मॉनसून की दस्तक के बाद से ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। उमस लोगों के पसीने छुड़ा रही थी, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर पर इंद्रदेव खुद मेहरबान है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई और सूखी धरती पर बारिश राहत की बूंद बनकर गिरी। मानो दिल्ली वासियों के लिए अब सावन झूम के आया है। अभी तक तो ये जो मानसून कोर जोन है, यही जो सेंट्रल इंडिया, वहां तो ज्यादा हो रहा है। अभी जो लो प्रेशर है कल से वीक हो गया, अब मानसून ट्रफ है थोड़ा ऊपर चला गया। अब जो ऊपर के राज्यों में थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी स्लोली बढ़ेगा। जैसे हमने कहा था कि इस वाली रेनफॉल अबव नॉर्मल रहेगी, तो वैसा ही चल रहा है। +1 रेनफॉल है, जो एक्चुअल रेनफॉल है वो 373.1 है और नॉर्मल है 370.9 mm, और उससे अभी ज्यादा ही चल रहा है। तो वही हमारा भी वैसे ही अनुमान है। जुलाई में भी अगर देखेंगे तो ओवरऑल रेनफॉल अब नॉर्मल ही रहने का अनुमान है। बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम खुशगवार हो गया है और लोगों को उमस से राहत भी मिली है। तापमान में गिरावट और मौसम के मिजाज में नमी से दिल्ली एनसीआर का मिजाज कूल हो गया है। सूर्यदेव की तपिश अब बादलों के बीच कहीं छुप सी गई है। पिछले एक हफ्ते से बादल तो आ रहे थे, लेकिन इस तरीके की बारिश नहीं हो रही थी। जैसे कि बुधवार की सुबह झमाझम बारिश न सिर्फ दिल्ली में बल्कि एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके से झमाझम बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया और साथ ही जो उमस भरी गर्मी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग पिछले एक हफ्ते से महसूस कर रहे थे, उससे उन्हें राहत मिली है। दिल्ली से सटे नोएडा को भी बारिश की बूंदों ने तरबतर कर दिया। सुबह की नींद खुलने के साथ ही यहाँ भी झमाझम बारिश ने लोगों को तरोताजा कर दिया और यहाँ भी मौसम सुहाना हो गया। आसमान में काले बादल और हवाओं में ताजगी। वैसे तो इस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून मेहरबान है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी तक अनुमान के मुताबिक कम बारिश हुई है। ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ऐसी ही झमाझम बारिश होती रहेगी। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। जाहिर है दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान अगर सही साबित होता है तो झमाझम बारिश दिल्ली वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगी। दिल्ली से नीतू झा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। मजा आ रहा है ना बारिश देख के। वैसे ये बताओ कि बारिश का असली मजा किसके साथ है, चाय के अलावा? चाय, समोसा, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़े गर्मा गर्म मौली बनाता है। और मेरा मैगी के साथ। और मेरा बिना छाते के साथ। भाई बारिश हो रही है, आप भीगे नहीं तो उस बारिश का मतलब क्या? मुश्किल से तो बारिश आती है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स की थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है कि जो छाता लेके रिपोर्टिंग करते हैं। खैर, बारिश का मजा दिल्ली एनसीआर के लोग ले रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर थोड़ी सी मुसीबत है और पहाड़ में लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं। मैदान हो या पहाड़, बेशक बारिश की बूंदें गर्मी से बहुत राहत तो दे रही हैं, मगर यही बौछारें जब पानी का सैलाब लेकर आए तो कुछ ऐसी ही तस्वीर पैदा कर रही है जैसा इन दिनों हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में दिख रहा है। हिमाचल का मंडी जिला, जहां लगातार हो रही बारिश ने नदी नाले सब कुछ उफना दिए हैं।
आसमान में काले बादलों का डेरा है। लगातार बस बादल बरसते ही जा रहे हैं। धरती पर बाढ़ का अलर्ट दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान जहां जहां पानी का वेग सिर के ऊपर चढ़ता दिख रहा है, उन जगहों पर राहत अभियान भी चलाया जा रहा है। रात के अंधेरे की ये तस्वीर मंडी के ही खारखान नाले की है, जो भारी बारिश की वजह से उफना गया। कई गाड़ियां पानी के बहाव में बहती दिखीं, जिनको निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने ही मोर्चा संभाला। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बारिश होने से तापमान में जाहिर तौर पर गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इस पूरे हफ्ते राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, मगर आज से अगले 3 दिनों तक खास तौर से मंडी जिले के लिए मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और 26 जुलाई को मंडी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 23 और 25 जुलाई को हल्की से दरमियानी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। खराब मौसम की इसी चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने 24 और 26 जुलाई को स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी नदी, नालों और लैंडस्लाइड वाली जगहों के साथ ऊंचे स्थानों पर न जाने की अपील की है। हालांकि इसी दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचाव के लिए सभी पंचायत प्रधानों और गैर सरकारी संगठनों, ट्रैकर्स के साथ नागरिकों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो इस बारे में लोगों को जानकारी जरूर शेयर करें। इसके साथ ही प्रशासन ने आपदा की हालत में मदद के लिए पर्यटक और आम नागरिकों के लिए कुछ नंबर्स भी जारी किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र ने इसके लिए दूरभाष नंबर 01905 226 201 202 203 204 या टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करने के लिए कहा है। फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश के कई इलाके भारी बारिश का सितम झेल रहे हैं। पानी के सैलाब से ये पहाड़ी राज्य तरबतर है। कई इलाकों में आज से 26 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है। ऐसे में किसी भी जिंदगी को बाढ़ के बीच संघर्ष न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी जहां अलर्ट मोड पर है, तो वहीं आम लोगों से भी भारी बारिश के दौरान एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये सीजन कई लोगों के लिए मुसीबत परेशानी का सबब बनकर आता है, लेकर आता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। तो दक्षिण गुजरात में आपको बता दें, ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे हालात में दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क कट गया है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मुश्किल हालात में प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटा है। कोशिश यही है कि प्रभावित लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ सके। सूरत समेत दक्षिण गुजरात में बीते 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए सूरत जिलाधिकारी ने आज जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। जल भराव की वजह से कई जगह आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। जहां पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। शहर के सरथाना इलाके के आदर्श हॉस्टल को ही ले लीजिए। यहाँ 45 स्कूली बच्चे पानी से घिरे हॉस्टल में फंस गए थे, जिन्हें सूरत फायर विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये जूनागढ़ का हाल है। यहाँ मानवदार और बांधली इलाके में 15 इंच बारिश हुई है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। बाढ़ की वजह से 48 गांवों का संपर्क टूट चुका है। मानवदार इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने 25 लोगों को बचाया। जूनागढ़ का सबसे बड़ा बांध हसनापुर 80% भर चुका है, जिससे निचले हिस्सों में मौजूद डेरवान,
सबलपुर, गलियावाड़ और सरगावाड़ा जैसे 10 गांवों को अलर्ट किया गया है। मुश्किल हालात में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कुल मिलाकर रेस्क्यू टीमें अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा चुकी है। इलाके की घुगली, हिरण, अनबाजन, मेघल, ओजा जैसी सभी नदियां उफान पर है। मुश्किल हालात को देखते हुए प्रशासन तमाम एहतियातन उपाय कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की एक टीम है। एसडीआरएफ की टीम को हमने माणावदर ब्लॉक के साइड अभी रवाना किया ताकि कहीं पे भी अगर शिफ्टिंग की और कोई रेस्क्यू की नौबत आए तो उसमें वो लोग हमें मदद कर पाए। तेज बहाव के कारण जूनागढ़, केसोद, पोरबंद, गिर सोमनाथ से जुड़े स्टेट हाईवे टूट चुके हैं, जिससे स्टेट ट्रांसपोर्ट के 14 रूट फिलहाल बंद है। इन हालात में प्रशासन प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। सूरत से संजय सिंह राठौर और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बारिश किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए आफत भी है, लेकिन जिनके लिए आफत है उनके लिए हमारी एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर हैं। अब सावन का महीना है, जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए, लेकिन उनकी सुरक्षा भी लगातार की जा रही है। जी हाँ, देखिए भोलेनाथ की कृपा ही कही जा सकती है कि भोलेनाथ की कृपा की वजह से कांवड़िए की जान को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और बचा लिया वक्त रहते। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चाकू राखे साइया मार सके न कोई, ये तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हैं। जहां एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर गंगा में डूब रहे कांवड़िए को मौत के मुंह से खींच लाए। ये तस्वीरें हरिद्वार के कांगड़ा घाट की हैं, जहां गंगा में नहाते हुए एक कांवड़िया गंगा नदी के बहाव की चपेट में आ गया। बहाव कांवड़ियों को खींचकर गंगा की गहराइयों में ले जा रही थी, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से उसी वक्त उस पर गोताखोर विक्रांत, सन्नी कुमार और एसडीआरएफ के आसिफ अली की नजर पड़ी। इन तीनों ने बिना एक पल गवाए गंगा में छलांग लगा दी और कांवड़िए का पीछा करते हुए उस तक पहुंच गए। तीनों बचाव कर्मियों ने कांवड़िए को नदी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। वहां पर मौजूद लोगों ने इन बचाव कर्मियों की जमकर तारीफ की, जिनकी हिम्मत और हौसले से एक शख्स की जान बच सकी। मोदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। तो सावन की बात चल रही है, कांवड़ यात्रा हमने आपको दिखाई। आपको बता दें सावन का आज तीसरा दिन है और ऐसे में शिव धामों में भक्ति और आस्था हिलोरे मार रही है। हर शिव धाम में भारी संख्या में भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर भोले का अभिषेक करने की लालसा लेकर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, देखिए झारखंड की तस्वीरें दिखाते हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का मेला लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्रशासन ने कई तैयारियां कर दी हैं। उसी की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। बाबा धाम की महिमा काफी विशेष है। मान्यता है कि सावन के महीने में बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक जीवन में सफलता के द्वार खोल देता है। तभी तो कांवड़िए सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा को तय कर पहुंचते हैं देवघर। बाबा धाम और सावन के महीने में भोले का अभिषेक कर कमाते हैं 7 जन्मों का पुण्य। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। झारखंड के देवघर का प्रसिद्ध तीर्थस्थल बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यही नहीं, देवघर देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। सावन में देवघर के पावन शिवलिंग का जलाभिषेक करने का अलग ही महत्व है, इसलिए भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इसलिए राज्य सरकार खास व्यवस्था भी करती है ताकि भक्तों को पवित्र शिवलिंग के दर्शन भी हो और वो जलाभिषेक भी कर सके।
श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन कई और व्यवस्थाएं भी करता है। इस बार भी देवघर के श्रावणी मेले में लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस शो में बाबा वैद्यनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास के साथ इसकी महिमा भी बताई जा रही है। ये लेजर शो इस बार देवघर में 2 जगहों शिव गंगा और जलसार में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, परंतु इस बार हम लोगों ने जो स्पॉट्स है वो बढ़ा दिए हैं। लास्ट ईयर सिर्फ शिवगंगा में आयोजन किया गया था, इस बार जलसार में भी एडिशनल आयोजन किया जा रहा है। तो श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 2 जगह पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो मुख्यतः ये 20 मिनट का शो है, जिसमें कि एक्सा लाइट एंड साउंड शो और बाबा धाम की जो इतिहास रहा है, साथ साथ में जो पृष्ठभूमि रही है, उसके बारे में श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है। देवघर में श्रावणी मेले के हर इलाके पर पुलिस प्रशासन की ओर से नजर रखी जा रही है। इस बार 876 सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। टोटल आज की डेट में जो हमारा एग्जिट काउंट है वो 876 है, जिसमें कि ऑलरेडी जो शहर के बीच में हमारे इस तरह से कैमरास लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में पहले से कैमरा मौजूद है, उसके अलावा शहर में भी हम लोगों ने अपने जिला प्रशासन के स्तर से कैमरास को लगाया गया था और फिर अभी जो श्रावणी मेला क्षेत्र में बृहद संख्या में कैमरास को लगाया गया है। यही नहीं, इस बार डाक विभाग ने भी खास व्यवस्था की है ताकि भक्तों को आसानी से बाबा वैद्यनाथ का प्रसाद मिल सके। जमशेदपुर में भक्तों को ये सौगात डाक विभाग देती है। फिलहाल यहाँ पर गंगा जल उपलब्ध है, लेकिन आने वाले दिनों में देवघर का प्रसाद भी मिल सकेगा। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 तारीख से सावन के महीने की शुरुआत हुई और देखिए 1 महीने तक चलने वाला इतना बड़ा पर्व है। हर दिन आपको अलग अलग रंग नजर आते हैं, हम आपको दिखाते भी हैं गुड न्यूज टुडे पर। तो सावन में कावड़ियों के और शिव भक्तों के कौन कौन सी तस्वीरें और रंग दिख रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। जी हाँ, सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कुछ ऐसे शिव भक्त दिखे जिनके कांधे पर शिव की प्रतिमा वाली कांवड़ थी। तो कांवड़ यात्रा के दौरान कलयुग का श्रवण कुमार भी हमें देखने को मिला। मेरठ के शिव भक्त बिट्टू अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर कांवड़ यात्रा पूरी करा रहे हैं। सावन शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और इस महीने में भोलेनाथ की भक्ति का इससे अनूठा रंग क्या होगा। महादेव की भक्ति में लीन कांवड़ियों ने कंधे पर भगवान शिव की मूर्ति ही बिठा ली है, जिससे पूरे कांवड़ मार्ग पर एक अलग ही उत्साह और उमंग का माहौल बन गया है। तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कुछ कांवड़िए 2 फीट से लेकर 6 फीट तक के शिव मूर्ति को लेकर यात्रा कर रहे हैं। इनमें से कई कांवड़िए पहली बार कांवड़ लेके जा रहे हैं, लेकिन भोले के भक्तों में जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं है। कांवड़ में भोले बाबा को कंधे में बिठा कर लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा ही है जी, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया सर। किसी तरह की कोई परेशानी ना सर, यूपी में कोई परेशानी हमको मिली नहीं। यूपी की व्यवस्था अच्छी है या पीछे सभी बढ़िया है सर, सभी रास्ता दे रहे हैं आने के लिए। 19 को गए थे और 21 को चले थे वहाँ से, कहाँ हरिद्वार से सिरसा जिला। इस बार आप कांवड़ में भोले बाबा को बिठा कर लेके आ रहे हैं अपने कंधों पर, क्या कहना है, बस बढ़िया है, मंदिर में लेके जाएंगे। क्या कोई मनोकामना? ना, कोई मनोकामना नहीं, शौक से लेके जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। कांवड़ यात्रा के दौरान कलयुग के श्रवण कुमार की शिव भक्ति के साथ माता और पिता की भक्ति भी देखने को मिली। मेरठ के रहने वाले बिट्टू हरिद्वार से गंगा जल लेकर माता पिता को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पूरी कर रहे हैं। बिट्टू हरिद्वार से मेरठ की करीब 140 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। इससे आगे उन्हें अपने गांव तक जाना है, लेकिन भक्ति में डूबे बिट्टू के उत्साह में कोई कमी नहीं है। फिर मैंने यहाँ भी देखा हरिद्वार में एक ले जा रहा था अपने माँ बाप को, तभी फिर मैंने सोचा कि मैं भी ले जाऊंगा। कुछ कष्ट होता है रास्ते में जिस तरह लेकर? नहीं, कष्ट कोई नहीं, खुशी है। बिट्टू की निष्ठा और भक्ति देखकर माता पिता भी गदगद हैं।
कलयुग में जब बिट्टू जैसे बेटों की भारी कमी है, बिट्टू के माता पिता की इच्छा है कि ऐसे श्रवण कुमार सबके घरों में पैदा हों। क्या लग रहा है बेटा आपको लेकर जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं सोचा, हमने ऐसा नहीं सोचा। ऐसा सुना तो होगा कभी कोई माता पिता को लेकर? सुना, हाँ जी। क्या अपने माता पिता को ले जा रहा है। वो श्रवण कुमार है, हमारी बहुत सेवा करेगा और घर घर में ऐसे श्रवण कुमार पैदा होंगे जो अपने माता पिता की सेवा करें। आस्था और भक्ति का ऐसा रंग कांवड़ रूट के रास्तों पर भरा पड़ा है। अपने आराध्य के लिए शिव भक्त तरह तरह से अपनी भक्ति दिखा रहे हैं ताकि भोलेनाथ भी प्रसन्न हो और उनकी मनोकामना भी पूरी हो सके। सहारनपुर से राहुल कुमार और मेरठ से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको अब हम दिखाते हैं, अलग अलग जगहों पे आपने देखी कि किस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्था की गई है, लेकिन दिल्ली में खास करके किस तरह की तैयारियां हैं, ये जानिए हमारे संवाददाता पंकज जैन की इस रिपोर्ट में। दिल्ली से गुजरने वाली कांवड़ श्रद्धालु कैंप में आराम कर सके, समय बिता सकें, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम कश्मीरी गेट के नजदीक अग्रसेन पार्क के भीतर मौजूद है और यहाँ पीछे आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको नजर जाएगा जो गंगोत्री से जल लेकर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो जल यहाँ पर नजर आ रहा है। डमरू बंधा हुआ है इनके इस कहीं ना कहीं जल के ऊपर और यहाँ पे कावड़ भी आपको नजर आ जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैंप बना हुआ है ये श्रद्धालुओं के रुकने के साथ साथ उनको भोजन मुहैया कराने और उनके विश्राम करने, यानी कि रात को वो यहाँ पर रुककर अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं। सर, ये दिल्ली का सबसे बड़ा कैंप है, ये कह सकते हैं कि भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंप है। यहाँ एट ए टाइम 20,000 लोग, 20 से 25,000 लोग डेली आते हैं। अच्छा। और 8 से 10,000 लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। यहाँ समिति जो है, दिल्ली में 185 कैंप अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। यहाँ जितनी भी 185 कैंप है, दिल्ली की अलग अलग समितियों के साथ मिलके दिल्ली सरकार ये कैंपों का आयोजन करती है, जिसमें समितियाँ भक्तों के लिए, भोलों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करती है, शुद्ध पानी की व्यवस्था करती है और जो उनकी फैसिलिटी चाहिए रेगुलर, उनकी देख रेख उन्हीं के माध्यम से डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट के साथ मिलके की जाती है। देखिए, जब भी 1999 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध की याद हम करते हैं तो उस वक्त तमाम सपूतों की याद की जाती है जिन्होंने देश के प्रति अपना योगदान दिया और बलिदान दिया। कारगिल विजय दिवस को इस बार और भी खास बनाने की तैयारी कर ली गई है। 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कारगिल में पहुंचेंगे। इस मौके को और भी खास बनाया जाएगा। जी हाँ, और राज्यपाल बी डी मिश्रा आज कारगिल वॉर मेमोरियल का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे। कारगिल की ये पहाड़ियां भारतीय सेना के उस अदम्य अद्भुत शौर्य की गवाह हैं, जिसके आगे कायर घुसपैठियों के वेश में आई पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े थे। कहने को तो कारगिल में पाकिस्तान पर मिली महाविजय को 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी के नापाक मंसूबों को जमींदोज करने वाली उस महाविजय की यादें आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से, जोश से भर देती हैं। भारतीय सेना के इस शौर्य को, इस महाविजय को एक बार फिर पूरा देश नमन कर रहा है। विजय दिवस की रजत जयंती के लिए कारगिल वॉर मेमोरियल तैयार है। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने के अवसर पर महाविजय की महाउत्सव की तैयारी है। हर बार की तरह इस साल भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। द्रास में आज से 3 दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी भी विजय दिवस समारोह में शरीक होंगे और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। इस अवसर पर पीएम की लद्दाख यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आज उपराज्यपाल बीडी मिश्रा खुद वॉर मेमोरियल में तैयारियों का जायजा लेंगे। 26 जुलाई की सुबह हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी द्रास हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां उपराज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही वो द्रास में वॉल ऑफ फेम विजिट करेंगे और सेना के वीर योद्धाओं से संवाद भी करेंगे।
इस दौरान लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होगा, जिसमें कारगिल युद्ध के बलिदानियों के शौर्य की झलक दिखाई जाएगी। विजय दिवस की रजत जयंती उत्सव को लेकर हर कोई बेहद उत्साहित है। बहुत गर्व है, 25 साल हम लोग का कंप्लीट हुआ, हम लोग जीते हुए, फिर 26 साल में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग का बहुत गर्व है कि इंडियन आर्मी फतेह किया ये वाला। शहीद दिवस है, हम लोग बहुत जल्दी शहीद दिवस का ये हम लोग सेलिब्रेशन करने वाला है, तो शहीद दिवस जो आ रहा है उसके लिए हम लोग घूम भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग का जो विजयी हुए थे हम लोग लेके हम लोग बहुत खुश है। साल 1999 में वो 26 जुलाई का दिन था जब भारत के वीरों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। भारत पाक के बीच ये जंग तब कारगिल की पहाड़ियों पर करीब 2 महीने तक चली। आखिरकार भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के आगे कायर दुश्मन को घुटने टेकने पड़े और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की। इस साल विजय दिवस का उत्सव बेहद शानदार होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर मिली विजय की रजत जयंती मना रहा है। लिहाजा इस पल को यादगार बनाने के लिए कारगिल के द्रास में ही नहीं, देश भर में विजय दिवस की रजत जयंती पर भव्य कार्यक्रम होने हैं। शिमला में सेना के शिक्षण कमान मुख्यालय में भी विशेष कार्यक्रम होगा। इस दौरान सेना के हथियार और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। द्रास में भारतीय सेना के शौर्य के प्रतीक कारगिल के साथ तमाम जगहों पर मौजूद हैं। ऐसी एक जगह है जोजिला पास, जहां भी सेना ने जोजिला मेमोरियल बनाया है। देखिए खास रिपोर्ट। कारगिल के रास्ते पर पड़ने वाले जोजिला पास के बाद अब सेना ने जोजिला वार मेमोरियल भी बनाया है। 1968 में इस जोजिला दर्रे को जो है भारतीय सेना ने 1948 में फतह किया था और उसके बाद यहाँ पर फौज की तैनाती धीरे धीरे बहुत कम करके होती थी। लेकिन करगिल युद्ध के दौरान ये जगह, जिसको गुमरी के नाम से जाना जाता है, भारतीय सेना के लिए एक तरह का बेस स्टेशन बना हुआ था। मेरे बाईं ओर आप जो ये सेना का कैंप छोटा सा देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने एक आर्मी हॉस्पिटल कायम कर दिया था, जहां पर करगिल युद्ध के दौरान घायल होने वाले सेना के जवानों का इलाज होता था और यहीं से फिर उन्हें अगर उनको जरूरत ज्यादा इलाज की थी तो यहां से फिर उन्हें इस बेस हॉस्पिटल से, जो मेरे पीछे है, ये तो अभी बिल्कुल एक ट्रांजिट कैंप है आर्मी का, लेकिन यहां पर करगिल युद्ध के दौरान करीब 2000 बेड का एक टेम्पररी हॉस्पिटल जो है वो सेना के लिए कायम किया गया था। यहाँ पर बिल्कुल सड़क नहीं थी तब करगिल युद्ध के दौरान, एक कच्चा सा रास्ता था, जो ये आप अभी देख रहे हैं कि अच्छा सा हाईवे बना है, लेकिन तब बिल्कुल एक कच्चा सा रास्ता था और यहाँ पर सेना के जितने भी कानवाय होते थे, क्योंकि आगे जितने भी रास्ते इस के बाद द्रास तक आते हैं वो पाकिस्तानी निशाने पर थे। और यहाँ पर अगर हम एलसी की भी बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे दाएं और जो ये पहाड़ है, इससे मात्र 4 या 3 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ लगती है। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस खास मौके पर गुड न्यूज टुडे भी आप सभी दर्शकों को अपने जज्बात दिखाने का मौका दे रहा है। आप सभी इन वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि संदेश के रूप में दे सकते हैं, जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए युद्ध के मैदान में अपनी शहादत दी। बिल्कुल, आपको बता दें ऐसे ही कुछ संदेश हमें आप लोगों ने भेजे भी हैं। करगिल के इन जवानों के नाम कुछ लाइनें श्रद्धांजलि के रूप में आप लोगों ने हमें अर्पित की है। इनमें से कुछ बेहतर पंक्तियों को हमने सिलेक्ट किया है, जिसे पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। शशांक नेगी ने लिखा है, मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। एक और मैसेज हमें मिला है और ये भेजा है उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले विष्णु कुमार सहाय ने। वो लिखते हैं, करगिल की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, 25 वर्ष पहले की पाकिस्तानी घुसपैठियों की सफाई, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, करगिल विजय दिवस का पूरा इतिहास गवाह होगा।
दक्षिण कश्मीर में पर्यटन बूम कर रहा है। पर्यटकों की तादाद बढ़ी तो स्थानीय युवाओं और लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ गई। यहां सैलानियों की संख्या को देखते हुए होम स्टे का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल, स्थानीय लोग इन होम स्टे के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हैं और खुशी खुशी पर्यटकों की मेजबानी के लिए तैयार है, क्योंकि पर्यटकों की आमद उनकी बेरोजगारी की समस्या तो दूर करेगी ही, साथ ही पर्यटकों को भी सुविधाएं मिलेंगी। पर्यटन के मामले में कश्मीर अव्वल है। इस बार भी कश्मीर में रिकॉर्ड पर्यटक आ रहे हैं और बर्फ की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों के सैलाब ने घाटी के गांवों में रोजगार को बढ़ावा दिया है। उत्तरी कश्मीर का बांदीपुरा जिला इस कड़ी में सबसे आगे है, जहां टूरिज्म के चलते गांव वालों को नया रोजगार मिल रहा है। बांदीपुरा जिले में पर्यटकों की बाट को देखते हुए यहां होम स्टे की सुविधाओं का उद्घाटन हुआ। बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शकील उल रहमान खुद होम स्टे की सौगात देने पहुंचे। जिले में होम स्टे की शुरुआत होने से स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं। इससे इस इलाके में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। साथ ही वो वादा करते हैं कि टूरिस्ट को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ कोयल मुकाम के होम स्टेज का इनॉग्रेशन नहीं है, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का है। गुरेज का है, जुर्मन्स वगैरह जो भी हमारे होम स्टेज है यहाँ रजिस्टर्ड, तो उनका ये आज इनॉग्रेशन है। लोकेशन ये चुनी गई है क्योंकि यहाँ हमारा जो है डुमगली का ट्रैक है, यहाँ से नचनी है, कैथसन है, छंदजी है, यहाँ से दलवा का टॉप है, तो ये ढना है। तो यहाँ हमारे सारे ऐसे प्लेसेस है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं। टूरिज्म रिसर्चर का कहना है कि होम स्टे की सुविधा मिलने से यहां आ रहे पर्यटकों के लिए ठहरने का इंतजाम होगा और खाने पीने की समस्या का भी समाधान होगा, जिससे टूरिस्ट फ्लो में इजाफा होगा। ये बहुत बड़ी बात है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लिए। जो ऑफिशियली इनॉग्रेशन हुई, जिसपे हमारे डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा शकील उर रहमान सर वो खुद उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन की होम स्टे की, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लिए। क्योंकि पहले जब यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, क्योंकि यहाँ सामने वलर लेक है और इसके बैकग्राउंड में कई सारी मिडोज हैं जिनमें काफी ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है। खास बात यह है कि पर्यटकों की मेजबानी के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने घर और संपत्ति होम स्टे के रूप में इन्वेस्ट कर दी है, इसलिए उनके लिए यहाँ रोजगार के मौके भी बढ़े हैं। अशरफ वानी, बांदीपुरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज हर ओर बरखा बहार है। बाहर निकलिए तो सही, क्योंकि मौसम बेहद शानदार है। ऐसे में चाय के प्याले संग मॉनसूनी जश्न बहार है। तुम तो निकल जाओगी, मेरा शो बाकी है अभी। भाई यार देखिए, दिल्ली और आसपास सुबह सवेरे जो बादल बरसे ना, ऐसा लगा कि कई दिन के बाद ऐसा नजारा हम सबको देखने को मिला है। बिल्कुल, वैसे सावन के महीने में जहां हवाओं का शोर है तो बादलों का जोर भी कम नहीं है। यही बरसाती माहौल तो इन दिनों चाय पर चर्चा में भी लगातार बना हुआ है। जी हाँ, यही चाय पर चर्चा तो आपको हमसे जोड़े रखी हुई है। मौसम कोई भी आए, रिश्ते की ऐसी मजबूत डोर है जो तोड़े नहीं टूटेगी। तो रिश्तों की डोर टूटे ना यार, कल फिर मिलेंगे चाय पर चर्चा में।